BSc Part 3, Paper 2, Organic Chemistry, Unit 1, Spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance, NMR Spectroscopy by Dr. Chayan Mehta, Associate Professor, Government Girls College, Magra Punjla, Jodhpur. Hello students, लास्ट टर्म पे हमने कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कपलिंग कांस्टेंट कितनी प्रकार का होता है। कपलिंग कांस्टेंट 3 प्रकार का है, जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट और लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट में इसे 2J से दर्शाते हैं। इसमें दो कपलिंग प्रोटॉन के बीच में बॉन्ड, दो कपलिंग प्रोटॉन के बीच बॉन्ड नंबर होता है, युग्मन प्राय बंधों द्वारा होता है। इसका मान 0 से 30 होता है। एक कार्बन पे ये 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे ये 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरह की हाइड्रोजन रखने वाले जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट दर्शाते हैं। दूसरा है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। ये उन कंपाउंड्स में है जहां पर कि 3 युग्मित प्रोटॉन के मध्य एक बंध होता है। यहाँ पर ये 2 कार्बन पर अलग अलग हाइड्रोजन है, 2 कार्बन पर अलग अलग हाइड्रोजन है। ये विसिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं और इनका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो विसिनल कपलिंग कांस्टेंट होता है। ये 0 से 20 हर्ट्ज तक होता है। लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट में जो इसे ये 2 प्रोटॉन के मध्य 4-5 बॉन्ड्स और हों तो भी ये लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट बनता है। 0 से 3 हर्ट्ज तक इसकी वैल्यू होती है। एक द्विबंध भी 4 एकल बंधों के बीच हो तो भी कपलिंग होती है। तो इस तरह से ये कपलिंग कांस्टेंट्स होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और बीच में एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन बीच में आ गई है। इन दोनों के बीच में 4 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा कार्बन या डबल बॉन्ड होता है, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट देते हैं। फिनोमिना ऑफ केमिकल एक्सचेंज। केमिकल एक्सचेंज क्या फिनोमिना है कि जैसे एथेनॉल में के NMR स्पेक्ट्रम में हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के कारण एक सिंगलेट बनता है। इथेनॉल में CH3OH है, C2H5OH है, तो एक H की वजह से एक सिग्नल बनता है सिंगलेट। मेथिलीन प्रोटॉन के कारण क्वाड्रेट बनता है और मेथिल प्रोटॉन के कारण ट्रिपलेट बनता है। 3 तरह के प्रोटॉन है C2H5OH में, CH3, CH2OH। तो ये 3 तरह के प्रोटॉन है, तो ये सिंगलेट, ट्रिपलेट और क्वाड्रेट देते हैं। मेथिलीन प्रोटॉन के बीच स्पिन कपलिंग नहीं होती, परंतु विभिन्न इथेनॉल अणुओं के हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के बीच तीव्र विनिमय के कारण नहीं होती। जैसे ये हाइड्रोक्सिल है, ये 2 तरह के हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन 2 तरह के। हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का विभिन्न एथेनॉल अणुओं के साथ संपर्क स्थापित करना केमिकल एक्सचेंज कहलाता है। तो जैसे इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो ये R' वाले के साथ ये वाला हाइड्रोजन आ गया और ये R के साथ ये वाला हाइड्रोजन आ गया रिएक्शन के बाद में। तो इसको हम केमिकल विनिमय कहते हैं। इससे क्या होता है, नमूने में उपस्थित अम्लीय और क्षारीय अशुद्धियां रासायनिक विनिमय प्रक्रिया को बढ़ाती है। कम ताप पर NMR स्पेक्ट्रम अंकित करने पर विलायक के रूप में DMSO का उपयोग करने से केमिकल विनिमय को कम किया जाता है। तो हम इस तरह से दर्शाते हैं कि किसी अभिक्रिया में कैसे प्रोटॉन चेंज होकर NMR को बदल देते हैं। ये जैसे हम देख रहे हैं मीथेनॉल का NMR देख रहे हैं, तो मीथेनॉल CH3OH है, तो CH3 का इसकी वजह से ये सिग्नल और OH की वजह से ये सिंगल सिग्नल है। इसमें हम परिस्थितियों को अगर बदल देते हैं तो ये सिग्नल्स चेंज होते जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 31 डिग्री प्लस 31 डिग्री पर CH3 की वजह से जो ये सिग्नल बना है ये फैला हुआ सा बना है और OH की वजह से ये सिंगल सिग्नल बना है। लेकिन हम यहीं देख रहे हैं कि -40 डिग्री पर OH की वजह से तो ये डबलेट बन रहा है इस H प्रोटॉन की वजह से, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन की वजह से ये क्वाड्रेट बन रहा है। जैसा आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना होगा N+1 करने पर उतने सिग्नल हमको प्राप्त
होंगे। तो -4 डिग्री पर जब हम बीच में देखते हैं तो दोनों के बीच की स्थिति होती है। ना तो एकदम क्लियर डबलेट है, ना एकदम क्लियर क्वाड्रेट है, लेकिन ये भी थोड़ा सा खुला हुआ और ये थोड़ा सा फैला हुआ है। तो यदि नमूने में दो हाइड्रोक्सिल समूह हो, जैसे C2H5OH, H2O, H3COOH, H2O, C2H5OH, CH3COH, तो केमिकल विनिमय की गति तीव्र हो जाती है और उसके अपने परिणाम के NMR होते हैं। अब हम कुछ सरल कार्बनिक यौगिकों के NMR का स्पेक्ट्रम जो है उसको कैसे बनता है वो देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया इथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ इथाइल ब्रोमाइड में CH3 CH2 Br है, तो यहाँ दो तरह की हाइड्रोजन है। तो CH3 की वजह से इस कार्बन पर टेट्रेट बनेगा और CH2 की वजह से इस कार्बन का ट्रिपलेट बनेगा। तो मैथिल समूह के 3 प्रोटॉन 1.7 पर त्रिक बनाते हैं। मैथिल समूह के 3 प्रोटॉन 1.7 पर त्रिक बनाते हैं और मैथिलिन समूह के 2 प्रोटॉन 3.4 पर क्या बनाते हैं, 3.4 पर ये चतुर्लक बनाते हैं। तो मैथिलिन समूह विद्युत ऋणी Br से जुड़े होने के कारण निम्न क्षेत्र की ओर अनुनादित होता है। ये Br से जुड़ा हुआ है तो ये निम्न क्षेत्र की ओर बनाएगा। उच्च क्षेत्र की ओर 3H का त्रिक बनता है तथा निम्न क्षेत्र की ओर 2H का टेट्रेट इथाइल समूह को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है B है CH2, ये इसका क्योंकि इससे Br लगा हुआ है तो ये निम्न क्षेत्र की तरफ बनाएगा। इसके पास में 3 हाइड्रोजन है तो ये 4 का सिग्नल बनाएगा। ये A के लिए है, ये A कार्बन का है, A कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो ये 3 सिग्नल बनाएगा। इसी तरह से हम इथेनॉल देखते हैं CH3 CH2OH। यहाँ पर 3 तरह के हाइड्रोजन है, एक CH3, एक CH2 और एक H। तो H की OH की वजह से ये बनेगा C कार्बन का। B कार्बन में CH2 है और पास में 3 है तो ये टेट्रेट बनेगा। ये यहाँ बनेगा, ऋण विद्युती से जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो ये यहाँ पर ट्रिपलेट बनेगा। तो इस तरह से NMR का स्पेक्ट्रम होगा। तो ये हमने यहाँ पर समझा। अब हम देखते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO। यहाँ पर भी 2 तरह के हाइड्रोजन है। तो मैथिल समूह के 3 हाइड्रोजन A के कारण द्विक या डबलेट 2.14 पे ये डबलेट बना। एल्डिहाइड समूह, ये CHO समूह में प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, वो चतुर्लक देता है क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। कार्बोनिल समूह के विश्व एनिसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण जो संकेत है ये लोअर साइड में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, C इधर H लगा हुआ होता है, इधर डबल बॉन्ड O होता है। तो इस कार्बोनिल समूह की वजह से ये जो सिग्नल है ये लोअर साइड की तरफ बनता है। तो इस तरह से एसिटाल्डिहाइड का ग्राफ बनता है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं 112 ट्राइब्रोमोइथेन। अब इसमें देखो आप, ये 2 तरह के हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। इसका जो सिग्नल है, इस पे 2 ब्रोमीन है तो इसका सिग्नल है 2 ब्रोमीन है तो लोअर साइड की तरफ सिग्नल बनेगा। इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये 3 में बदल जाएगा। इस कार्बन का यहाँ पर 1 ब्रोमीन है तो इसकी तुलना में इधर इसका सिग्नल होगा। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो ये डबलेट में बदलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 112 ट्राइब्रोमोइथेन का ग्राफ ऐसा होगा। अब हम इथाइल एसीटेट का देखें, CH3 COO CH2 CH2। कितनी हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। 3 तरह के हाइड्रोजन है। सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा 1.23 पर मैथिल समूह A। मैथिल समूह ये A है। इस पर के 3 हाइड्रोजन के कारण एक ट्रिपलेट, ये मैथिल समूह A पर इसकी वजह से 2 हाइड्रोजन है तो ट्रिपलेट बनेगा, जो 7 हर्ट्ज का होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जो है बी हाइड्रोजन ये है, ये सिंगलेट बनेगा क्योंकि इसके पास CO लगा हुआ है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। और तीसरी हाइड्रोजन C है, तो C है तो ये थोड़ा सा इस तरफ आ गया क्योंकि एक तरफ O से जुड़ी हुई है और ये क्वाड्रेट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इसके पड़ोस में 3 हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है। तो इस तरह से इथाइल एसीटेट का NMR बनेगा। तो ये इसके रीजंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये अगला एग्जाम्पल है टोलुइन का।
टोलुइन में बेंजीन रिंग है और CH3, ये भी 2 तरह के हाइड्रोजन है। मिथिल समूह के 3 प्रोटॉन के कारण 2.3 पर सिंगलेट प्राप्त होगा, जो बेंजीन वलय से जुड़े होने के कारण निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित होगा। 5 प्रोटॉन के बेंजीन वलय पर जुड़े होने के कारण 7.2 पर भी सिंगलेट मिलता है। यह अति विद्युत ऋणी मिथिल प्रतिस्थापी से जुड़ी बेंजीन वलय को दर्शाता है। इस जगह पर अगर सिग्नल है तो वो बेंजीन रिंग को दर्शाता है। अगला एग्जाम्पल है एसिटोफिनोन C6H5CO CH3। C6H5 पर एक ये हाइड्रोजन, CH3 पे दूसरे तरह के हाइड्रोजन, तो 2 इसकी वजह से एक सिग्नल और इनकी वजह से एक सिग्नल। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2.4 पर जो हमको सिग्नल मिल रहा है वो ए कार्बन की वजह से मिल रहा है, ये मिथाइल कार्बन की वजह से एक सिंगलेट प्राप्त होता है जो बेंजीन वलय से जुड़े एसिटिल समूह को बताता है, इसकी वजह से सिंगलेट है। दूसरा बी कार्बन बी की वजह से आपको कौन सा सिग्नल मिलेगा? दूसरा है 7.50 और 7.90 पर निम्न क्षेत्र पर 2 मल्टीप्लेट प्राप्त होते हैं। ये क्रमशः बी और सी चित्र में दर्शाए गए एरोमेटिक प्रोटॉन्स के कारण होते हैं। 2 ऑर्थो प्रोटॉन सी कार्बोनिल समूह के विषम दैशिक प्रभाव के कारण बी प्रोटॉन की अपेक्षा निम्न क्षेत्र की ओर आते हैं। तो लोअर साइड में ये अपना सिग्नल देते हैं। अब हम देखते हैं कि सरल कार्बनिक यौगिकों की यूवी, आईआर और एनएमआर तीनों की, क्योंकि हमने लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा था, यूवी और आईआर हमने पढ़ा था। यूवी और आईआर भी कंपाउंड्स की संरचना ज्ञात करने के काम आता है। एनएमआर भी कंपाउंड्स की संरचना का निर्धारण करने के काम आता है। डाई आइसोप्रोपिल ईथर का ये डाई आइसोप्रोपिल ईथर कंपाउंड लिया है हमने, इसका हम स्पेक्ट्रा देखेंगे, यूवी, आईआर और एनएमआर तीनों स्पेक्ट्रा की स्टडी करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रम में इस यौगिक में असंतृप्त युग्मन व एरोमेटिक तंत्र के अभाव के कारण यूवी में कोई अवशोषण बैंड नहीं आता। जब हमने लास्ट ईयर पढ़ा था तो यूवी के लिए हमको डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन होना जरूरी था, किंतु इसमें नहीं है तो कोई बैंड हमको नहीं मिलेगा। इंफ्रारेड में हम देखते हैं कि OH की वजह से, CO की वजह से और COOH की वजह से कोई विशिष्ट बैंड नहीं दर्शाते, परंतु 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक प्रबल बैंड की उपस्थिति CO बंध की सूचना देती है। तो 1100 पर जो बैंड है वो इस बॉन्ड को दर्शाता है। अब हम इसका एनएमआर देखते हैं। तो इसमें कितनी तरह की हाइड्रोजन है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक तो सप्तक बनता है और एक द्विक बनता है। तो इस कार्बन पर ये 6 हाइड्रोजन की वजह से सप्तक बनेगा और इस कार्बन पर इस एक हाइड्रोजन की वजह से ये डबलेट बनेगा। तो 6 और 6 12 की वजह से तो डबलेट, और एक 2 कार्बन की वजह से सप्तक बनेगा। तो 3.7 पर सप्तक इस कार्बन का समूह की उपस्थिति दर्शाता है और 1.8 पर डबलेट इस समूह की उपस्थिति दर्शाता है। कपलिंग कांस्टेंट का मान सप्तक और द्विक के लिए समान है, परंतु ये समूह आपस में युग्मित होने चाहिए। अणु में ये खंड होना चाहिए। H परमाणु की संख्या यह सिद्ध करती है कि 2 आइसोप्रोपिल समूह ईथरीय ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं। उपयुक्त स्पेक्ट्रम गणना से यौगिक की निम्न संरचना हमको प्राप्त होती है। तो ये स्पेक्ट्रम की जब हम गणना करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये होगा। और इसका जो ग्राफ है वो आप इस तरह से देख लीजिए, ये एक सिग्नल, ये डबलेट और ये इस तरह से है। ये आपका डाई आइसोप्रोपिल ईथर का एनएमआर है, ये आपको डबलेट मिल रहा है और यहाँ आपको सेपरेट मिलता है। मतलब 12 कार्बन 6 हाइड्रोजन की वजह से ये सप्तक है और 1 हाइड्रोजन की वजह से ये आपका युग्मन वाला डबलेट डुप्लेट वाला बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम कंपाउंड के एनएमआर स्ट्रक्चर देखकर उनका हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं और संरचना हम निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको एनएमआर के बताए। नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।